हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लिटिल वुमेन एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल वुमेन एपिसोड 12 की शुरुआत हवा यांग के साथ कोर्ट रूम में अपनी गवाही देने के साथ होती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करती है कि एम्बेसमेंट के पीछे वो खुद और सांगा थे और उन दोनों ने 72 बिलियन वॉन का एम्बेसमेंट किया था। और वो एम्बेसमेंट से जुड़ी हर बात का खुलासा करती है और साबित करती है कि इंजू का इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। और वो सांगा पे आरोप लगाती है कि उसने एंटरटेनमेंट के लिए उसे 10 साल तक मैनिपुलेट किया। यहाँ हवा यांग ये भी खुलासा करती है कि वो सांगा और सभी से रिवेंज लेना चाहती थी और वही थी जिसने अपने खुद के बेनिफिट के लिए इंजू को इस केस में इन्वॉल्व किया। हालांकि प्रोसिक्यूटर के पूछने पर वो अपने मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और वो कहती है कि इस बारे में वो बाद में बताएगी। ये सब सुनने के बाद कोर्ट इंजू पर से एम्बेसमेंट की सारी चार्जेस हटा देती है और उसे दोषी करार नहीं करते हैं। हालांकि 2 बिलियन वॉन अपने पास रखने के लिए जज उस पर चार्ज लगाती है, जहां 6 मंथ का प्रिजन और 2 इयर्स का प्रोविजन पीरियड होता है। कोर्ट रूम से बाहर आने पर सांगा से रिपोर्टर्स क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और सांगा बताती है कि उसको बस फ्रेम किया गया है और इन्वेस्टिगेशन तक उनको कोऑपरेट करने के लिए कहती है। 6 महीने बाद इंजू को अपनी सजा काटने के बाद इनक्विन और जोंगो उसको लेने के लिए आते हैं और उसे ग्रैंड आंट के घर ले जाते हैं। हालांकि उन्हें कुछ काम था, इसलिए वो इंजू को तब तक अकेले अंदर जाने के लिए कहते हैं। जब इंजू ग्रैंड आंट के घर में जाती है तो हवा यांग को देखती है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है और वो उससे पूछती है कि उसने उस पैसों को उसके लिए क्यों छोड़ा। हवा यांग उसको बताती है कि वो उस पैसों से उसको एक पीसफुल लाइफ जीते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि इंजू उसके मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। हवा यांग बताती है कि वो ये सोचकर सिंगापुर रहने चली गई ताकि वो 2 बिलियन वॉन से अपने सपनों को पूरा करे और वो जैसी लाइफ चाहती थी वो ऐसे ही स्पेंड करे। लेकिन उसको शॉक तब लगा जब ऑर्किड सोसाइटी न्यूज लेटर ने उसकी फेस्टिवल में भाग लेने वाली कहानी छापी थी और वो समझ चुकी थी कि ये सब सांगा करवा रही है और वो जान के इंजू को इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर रही है। हवा यांग बताती है कि जब उसको पता चला कि ऑर्किड फेस्टिवल में सिंगापुर आ रही है तो उसने बहुत बार उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो इंजू को बताती है कि जब वो 70 बिलियन वॉन लेकर भागी थी तो उसके एक्सीडेंट के दौरान सांगा ने उसका पीछा करवाने के लिए किसी को भेजा था और जबकि पार्क जे सेंग ने उसको मारने के लिए एक ट्रक भेजा था और ये हवा यांग ही थी जिसने इंजू को बचाने के लिए ट्रक और कार के बीच में गाड़ी चला दी थी। और सिर पर चोट लगने के बावजूद हवा यांग इंजू के पास पहुंची और उसको जगाया और उसको पैसे लेकर हॉस्पिटल से भागने के लिए कहा। सो गाइस, यहाँ पे पता चलता है कि सही में हवा यांग इंजू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी और उसको पैसे लेकर भागने के लिए कहा था। लेकिन बाद में इंजू जब उस अपार्टमेंट में चली गई जो इंजू के ही नाम पर था तो हवा यांग वहाँ भी उससे मिलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसने जब सेंगुइन को उस प्लेस पर आते हुए देखा तो उसने जानबूझ के उस पेपर के बारे में सिक्योरिटी से कंप्लेंट किया जो इंजू ऊपर अपार्टमेंट से फेंक रही थी, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो गई और जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में सक्षम हुई जब तक इंजू को पुलिस पकड़कर पहले ही ले जा चुकी थी और इसी कारण वो उससे मिल नहीं पाई थी। ये सब सुनने के बाद इंजू हवा यांग पर गुस्सा करती है कि उसको बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला और उससे नाराज हो जाती है। ये सब बताने के बाद हवा यांग इंजू को बताती है कि उसने कभी भी नहीं चाहा था कि वो खुद को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करेगी और अब वो उम्मीद करती है कि अब से वो अपना ध्यान रखेगी। और वो इंजू को बताती है कि वो एक इम्पॉर्टेंट काम करने जा रही है और उसको उम्मीद है कि इंजू उससे दूर रहेगी। इससे पहले कि वो बातचीत जारी रखती, डॉयल इंजू को कॉल करता है और उसे इन्हें के ठिकाने के बारे में बताता है और उसे नेक्स्ट डे अपने साथ नीदरलैंड जाने के लिए कहता है। जब इंजू उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों हो रहा है उसके लिए जबकि उसके पास अब 70 बिलियन वॉन भी नहीं है, डॉयल उसको सिर्फ इतना बताता है कि अब उसकी आदत बन गई है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि डॉयल को इंजू और उसकी फैमिली की कितनी फिक्र हो रही है। उसी दिन हवा यांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करती है और अपने मर्डर की सच्चाई के बारे में खुलासा करती है। वो बताती है कि उसे एक ऐसी लड़की मिली थी जो सुसाइड कमिट करना चाहती थी और उसकी फिजिक्स भी सेम उसके जैसी ही थी। लड़की बस अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे छोड़ना चाहती थी और फिर अगले 2 सालों तक उस लड़की और हवा यांग ने हेयर लेंथ और वेट को सेम रखने की कोशिश की ताकि वो दोनों सेम दिख सके। और इसके बाद फिर वो अपने कमरे के मीडिया सीसीटीवी फुटेज को दिखाती है जिसमें सांगा उसके घर में घुस जाती है और वो उस लड़की को हवा यांग समझकर उसको इंजेक्ट कर देती है और उसको मार देती है और उसके बाद उसे वार्डरोब में हैंग कर देती है और उसे फिर फर कोट और रेड सैंडल पहना देती है। और सांगा तो साइकोपैथ थी, वो सबको मारने के बाद एक ब्लू ऑर्किड छोड़कर चली जाती थी और यहाँ भी उसने ऐसा ही किया। उस लड़की को मारने के बाद ब्लू ऑर्किड्स को वहाँ पे रखकर चली जाती है। इंजू, इनक्विन और जोंगो घर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही देख रहे थे और जो भी उनके सामने आया वो तीनों देखकर हैरान हो जाते हैं। हवा यांग फिर सभी को अपने ऐप के बारे में बताती है जहां वो सोशल फंड लेजर की हेल्प से एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते थे और ये ऐप प्रूफ कर देती है कि कैसे पार्क फैमिली कंपनी के एम्बेसमेंट में इन्वॉल्व थी। इंजू को उस समय की याद आती है जब हवा यांग इस ऐप के बारे में बता रही थी और उसने कहा था कि वो श्योरली इस ऐप को एक ट्रेडिंग ऐप बनाएगी
और अब इस न्यूज़ के साथ लेज़र को एक्सेस करने के लिए ऐप को डाउनलोड करने वाले लोगों की संख्या ने इस ऐप को सही में एक ट्रेडिंग ऐप बना दिया। और जैसे कि एक बार हवायंग ने कहा था, ये न्यूज़ सांगा भी देख रही थी और वो परेशान हो जाती है। सांगा को पता नहीं था कि आगे क्या करना है, इसलिए वो ब्लू ऑर्किड्स की ड्रॉप्स को निकालती है और अब वो सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार थी। अगले दिन इनक्विन जोंगो को जनरल 1 के मेमोर्स प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाने के लिए अपना प्लान के बारे में बताती है, लेकिन जोंगो ये सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उस प्रिंसिपल ने ही इनक्विन को किडनैप करवाया था। लेकिन इनक्विन को अपनी जिगरन सोसाइटी से रिलेटेड स्टोरी पूरी करनी थी, इसीलिए वो उनसे मिलना चाहती थी। बाद में सांगा हॉस्पिटल के रूम में प्रिंसिपल से मिलती है जहाँ उसके फादर कोमा में थे। वो प्रिंसिपल से पूछती है कि उसे कभी जिगरन सोसाइटी को लीड करने का मौका क्यों नहीं दिया गया, या फिर वो एक लड़की थी इसलिए। प्रिंसिपल उसको बताता है कि ऐसा कोई कारण नहीं था। हालांकि अब प्रिंसिपल इस सोसाइटी का चार्ज अपने हाथों में लेने वाला था और वो जनरल 1 के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जिगरन सोसाइटी को लीड करने वाला था। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से जनरल सदमे में चला जाता है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल होने लगती है। और जब भी एक नर्स भागती हुई रूम में आती है और प्रिंसिपल जनरल को देखने के लिए उनके पास जाते हैं, जब भी अचानक से सांगा उनको इंजेक्ट कर देती है और इंजेक्शन में भी वही ब्लू ऑर्किड्स एक्सट्रैक्ट था और उसने जनरल को भी यही मेडिसिन दी हुई थी। सो गाइस, सांगा यहाँ पे इतनी इंसेन थी कि उसने खुद के फादर को मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। इसके बाद वो नर्स को चुप रहने के लिए कहती है और जब वहाँ से जा ही रही होती है कि प्रिंसिपल उसका पैर खींच देता है और वो नीचे गिर जाती है। प्रिंसिपल अंतिम सांस लेते हुए उसको बताता है कि उसे कभी जिगरन सोसाइटी को लीड करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो एक पागल औरत है और वो कभी भी समाज के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है, और ये सब कह के वो मर जाता है। वैसे ही सेक्रेटरी रूम में एंटर करती है और वो उसकी हेल्प करती है। सांगा सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है कि वो प्रिंसिपल को ऐसे प्लेस पे हैंग करे जहाँ सब उसको देख पाए। इसके बाद सीन एरोप्लेन में शिफ्ट होती है जहाँ इंजू डॉयल के साथ जाने के लिए रेडी थी, लेकिन जब भी उसे एक अचानक से एक मैसेज मिलता है और वो डॉयल से वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चुपके से निकल जाती है। डॉयल को जल्दी रियलाइज हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है और वो एरोप्लेन में चारों तरफ इंजू को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि इंजू अब यहाँ से भाग चुकी है। सो गाइस, यहाँ पे पता चलता है कि सांगा ने हवायंग को किडनैप करके उसी ब्लू ट्री ऑर्किड्स के नीचे बांध कर रखा है और इसी ने मैसेज किया था ताकि वो हवायंग को आकर छुड़ा सके। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पे सांगा का प्लान होता है कि वो इंजू को यहाँ पे बुला के हवायंग के साथ उसको भी मार डालेगी। सांगा इंजू के इंतजार में उसका वेट कर रही होती है, लेकिन हवायंग बताती है कि वो नहीं आएगी क्योंकि वो कंट्री छोड़ के अभी कहीं चली गई है। यहाँ हवायंग ये भी बताती है कि उसने इंजू को ऑलरेडी कह दिया है कि वो उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी, इसलिए वो यहाँ पे आने वाली नहीं है। सांगा को पूरा यकीन था कि वो हवायंग को बचाने के लिए यहाँ पे आएगी, क्योंकि अगर इंजू उसको ढूंढने के लिए सिंगापुर जा सकती है तो यहाँ पे वो पक्का आएगी। सांगा हवायंग के सामने इंजू का मजाक बना रही होती है कि वो यहाँ पे उसको बचाने के लिए भागती हुई आएगी और उसका फ्रस्ट्रेशन फेस पर देख के उसको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये सब सुन के हवायंग हंसते हुए बोलती है कि आज उसकी लाइफ की जो कंडीशन है वो बस इंजू की वजह से है, क्योंकि इंजू ने उसकी लाइफ को गटर बना के रखा है। और ये सुन के सांगा का मुंह बन जाता है। एयरपोर्ट से बाहर आके जल्दी से इंजू पुलिस को कॉल करती है और वो हवायंग के किडनैपिंग के बारे में बताती है। सो वो पुलिस को सांगा के ब्लैकमेलिंग और उसके एड्रेस के बारे में इन्फॉर्म कर देती है जहाँ सांगा ने हवायंग को किडनैप करके रखा था। सांगा हवायंग से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। हवायंग बताती है कि जब उसकी मदर एक्सपायर हुई थी तो वो उसके साथ ऐसे कैजुअल बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उसने उसी दिन उसको सिंगापुर ट्रिप पर जाने के लिए कहा। और उसको याद है कि जब उसने नेक्स्ट डे अपने यूज्ड क्लोथ्स और शूज उसको पहनने के लिए दिया था और वो उस पर हंसी थी जब वो उससे उसकी मदर की क्लोजनेस के बारे में क्वेश्चन कर रही थी। और उसी दिन हवायंग ने डिसाइड कर लिया कि वो उसको दिखाएगी कि वो अपनी मदर से कितनी ज़्यादा क्लोज है। दूसरी साइड हम जोंगो और इनक्विन को देखते हैं जो प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके स्कूल में जाते हैं और वहाँ उसके ऑफिस में पहुँचते हैं तो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल की बॉडी वहीं पे टंगी हुई थी और वैसे ही कुछ आदमी आकर उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। जोंगो जैसे तैसे करके उन सब लोगों से फाइट करता है, लेकिन इसी बीच वो इनक्विन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उन आदमियों से फाइट करने की वजह से जोंगो इंजर्ड हो जाता है और वो नीचे ढूंढने के लिए इनक्विन को आता है, लेकिन वो उसको कहीं मिल नहीं रही होती है। वैसे ही एक बच्ची आकर उसको हैंकी देती और उसे एक साइड इशारा करती है और वो देखता है कि कुछ लोग इनक्विन को वैन में बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं और वो उनका पीछा करता है। सो फ्रेंड्स, लिटिल वुमेन का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि इसका फाइनल और लास्ट एपिसोड है। सो फ्रेंड्स, मैं उस पार्ट को जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सबको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।